हेलो एवरीवन। आज के इस हिंदी के पाठ योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ योजना में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ योजना और उप विषय है पद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ योजना। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं हिंदी विषय की पाठ योजना संख्या 46 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ योजना की होगी। उसके बाद विद्यालय का नाम मेंशन करेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम। यदि आप पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और यदि आप महिला है तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड के यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद कक्षा, कक्षा है 10। विषय है तो आज का विषय है हिंदी। प्रकरण है तो आज का प्रकरण है सवैया। उसके बाद है अवधि, अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप हिंदी विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों के विभिन्न विषयों के ज्ञान की वृद्धि करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की विचार एवं तर्क शक्ति का विकास करना। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की रचनात्मक वृत्ति का जागृत करना। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि पैदा करना, ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्र अध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और उनमें किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों महाकवि देव द्वारा रचित सवैया पद पाठ से संबंधित भाषा तत्वों का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों कविता में निहित केंद्रीय भाव एवं विचार को ग्रहण कर सकेंगे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को शुद्ध स्पष्ट आरोह अवरोह विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाचन करने योग्य बनाना, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि तथा निगमन विधि इत्यादि, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है, जैसे कि देखिए चौक, डस्टर, शैम्पर, संकेतक इत्यादि, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्र हिंदी साहित्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण हेडिंग होता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, ठीक है। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप, ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें सभी प्रश्न और उत्तर क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए। इसमें छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, बच्चों हम किस देश में रहते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं भारत, ठीक है। यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा क्या उत्तर दिए, उत्तर दिए भारत। अब इस भारत शब्द को लेकर छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो देखिए छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करते हैं,
भारत देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं हिंदी। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं पद, गद्य, व्याकरण, नाटक, रचना इत्यादि। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, हिंदी पद के अंतर्गत छात्रों को क्या क्या पढ़ाया जाता है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं कविता, दोहा, चौपाई, सवैया आदि। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, महाकवि देव द्वारा रचित सवैया पद पाठ के बारे में आप क्या जानते हो? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, या फिर जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग महाकवि देव द्वारा रचित सवैया पद पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है। तो देखिए प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट जो है 4 कॉलमों से बनता है। ठीक है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप यानी कि इसमें क्लासरूम में छात्र छात्रा क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे सवैया के कवि देव का जीवन परिचय, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए क्या बताते हैं, कवि देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। ठीक है। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे, और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो हेडिंग देंगे सवैया के कवि देव का जीवन परिचय, और पहला पॉइंट में लिखेंगे कवि देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1773 में हुआ था। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कवि देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। ठीक है। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे देव रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। ठीक है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, सवैया के कवि का पूरा नाम क्या है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं सवैया के कवि का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी है। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, कवि देव का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं कवि देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे सवैया पाठ का सारांश, और इसमें छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए क्या बताते हैं, प्रस्तुत सवैया में कवि देव ने श्री कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन किया है। कवि देव का कहना है कि कृष्ण के पैरों की पायल मधुर धुन सुना रही है। कृष्ण ने कमर में करघनी पहनी है जिससे उत्पन्न होने वाली धुन अत्यधिक मधुर लग रही है। उनके सांवले शरीर पर
पीला वस्त्र लिपटा हुआ है और उनके गले में बनमाल अर्थात एक प्रकार के फूलों की माला बड़ी सुंदर लग रही है। उनके सिर पर मुकुट सजा हुआ है। राजसी मुकुट के नीचे उनके चंचल नेत्र सुशोभित हो रही है। उनके मुख को कवि देव ने चंद्रमा की उपमा दी है, जो कि उस अलौकिक आभा का प्रमाण है। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आदर्श वाचन। इसमें छात्र अध्यापक पहला जो पंक्ति है सवैया कविता का वो सुनाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या सुनाते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई, संवरे अंगलस से पटपीत, हिये हुल से बनमल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाई। उसके बाद आता है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन यानी कि दोहराना। ठीक है, इसमें छात्र छात्रा छात्र अध्यापक के साथ इस पंक्ति को पुनः दोहराएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या दोहराते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई डॉट डॉट डॉट, जय जग मंदिर दीप सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय। ठीक है, इस तरह आप इसमें लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे भावार्थ। इसमें छात्र अध्यापक इस पंक्ति को विस्तार पूर्वक बच्चों को समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या समझाते हैं। प्रस्तुत सवैया में कवि देव ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। उन्होंने श्रृंगार के माध्यम से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का गुणगान किया है। उन्होंने कृष्ण को दुल्हे के रूप में बताया है। कवि के अनुसार श्री कृष्ण के पैरों में बजती हुई पायल बहुत ही मधुर ध्वनि पैदा कर रही है। उनकी कमर में बंधी हुई करगनी जब हिलती है तो उससे निकलने वाली किंकन की आवाज़ भी बड़ी ही सुरीली लगती है। उनके सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र बहुत ही जच रहा है। उनके गले में पड़ी पुष्पों की माला देखते ही बनती है। श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट है और उनके चांद रूपी मुख से मंद मुस्कान मानो चांदनी के समान फैल रही है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें चंचलता से भरी हुई है, जो उनके मुखमंडल पर चार चांद लगा रही है। कवि के अनुसार ब्रिज दुल्हे यानी कि श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर में किसी दिए की भांति प्रज्वलित है। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपाठ कार्य पर सवैया पाठ के इस पंक्ति में जो कठिन शब्द थे उसके अर्थ लिखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग देंगे कठिन शब्दों के अर्थ और इसमें लिखेंगे पैनी। पैनी का अर्थ होता है पैरों में। ठीक है, नुपुर। नुपुर का अर्थ होता है पायल। पंजू। मंजू का अर्थ होता है सुंदर। कटी। कटी का अर्थ होता है कमर। ठीक है, किंकनी। किंकनी का अर्थ होता है करगनी यानी कि पैरों में पहनने वाला आभूषण। ठीक है, धुनी। धुनी का अर्थ होता है ध्वनि। मधुराई। मधुराई का अर्थ होता है सुंदरता। सांवरे। सांवरे का अर्थ होता है सांवले। ठीक है, अंग। अंग का अर्थ होता है शरीर। पट। पट का अर्थ होता है वस्त्र। पीत। पीत का अर्थ होता है पीला। हिये का अर्थ होता है हृदय पर। किरीट। किरीट का अर्थ होता है मुकुट। मुखचंद। मुखचंद का अर्थ होता है मुख रूपी चंद्रमा। ठीक है, जुन्हाई। जुन्हाई का अर्थ होता है चांदनी। ठीक है, उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं, कवि ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में की है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं कवि ने चांदनी की कल्पना सुधा मंदिर के रूप में की है। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, कृष्ण को किसकी भांति सजा धजा दिखाया गया है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं कृष्ण को दूल्हे की भांति सजा धजा दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। इसमें छात्र अध्यापक जो पढ़ाए उसे पुनः रिक्रिएशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे। प्रस्तुत सवैया में कवि देव ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। कवि देव का कहना है कि कृष्ण के पैरों की पायल
मधुर धुन सुना रही है। कृष्ण ने कमर में करघनी पहनी है जिससे उत्पन्न होने वाली धुन अत्यधिक मधुर लग रही है। उन्होंने श्रृंगार के माध्यम से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का गुणगान किया है। ठीक है, उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए इसमें मिनिमम आप 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं, कृष्ण के चरणों में क्या सुशोभित है। दूसरा प्रश्न करते हैं, कृष्ण कैसा वस्त्र धारण किए हुए हैं। तीसरा प्रश्न करते हैं, किसकी आंखें चंचलता और शरारत से भरी है। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और आप उन्हें अच्छे से चेक भी कर सके। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो पंक्ति है, पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपित हिये हुल सई बनमल सुहाई। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।